हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, आज हमारा ऑफिशियली लेक्चर 3 है, पार्ट 1 का सेक्शन ए का, ठीक है? तो आज मैं आपको इस लेक्चर 3 में कुछ आगे बताने वाला हूँ जो पिछली क्लास में मैंने आपको डिस्कस करा। चलिए थोड़ा पिछली क्लास में हम चलते हैं अपना। तो पिछली क्लास में अगर मैं आपको लेके चलूँ, तो पिछली क्लास में बेटा अगर हम लेके चले तो मैंने देखिए आपको यहाँ पे आप स्क्रीन को देख सकते हैं। मैंने आपको यूजर्स के बारे में बताया था पिछली क्लास में, ठीक है? पिछली क्लास में देखिए आप स्क्रीन को, यूजर्स के बारे में बताया, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है? तो इंटरनल यूजर्स मैंने आपको बोला था यूजर दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स भी फिर बहुत विभिन्न प्रकार के होते हैं, वो मैंने आपको बताए थे। अच्छा, आगे अगर मैं थोड़ा आगे निकलूं, मैं आपको ये बात बता दूं, आपको ये अपना नोट मेंटेन करके रखना स्टूडेंट्स, ठीक है? अगर आप कुछ भी साइड बाय साइड लेक्चर में जो मैं बोल रहा हूं बस सुन रहे हैं, तो बेटा इससे कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला। अगर आप लिखेंगे ना साथ में, तो आपको डबल फायदा होगा। क्या होता है ना, क्योंकि पेपर में आप जब रिवाइज करेंगे, तो बेटा आप मेरे लेक्चर्स तो दोबारा देख नहीं सकते, बड़े बड़े लेक्चर हैं। चलो आप स्पीड बढ़ा के देख लेंगे, 1.3 1.2 की स्पीड मैक्सिमम देख लेंगे, तो उससे भी कितना फायदा हो जाएगा, है ना? आपको फायदा बेटा, और किताब आप खोल नहीं सकते क्योंकि स्टडी मैट बहुत बड़े-बड़े होते हैं और टेक्निकल भी होते हैं। खैर जब मेरे लेक्चर्स देख लेंगे, आपको स्टडी मैट में ज़्यादा डिफिकल्टी आने नहीं वाली, बिल्कुल ईज़ी हो जाएँगे आपके लिए। लेकिन रजिस्टर मेंटेन करने से क्या होता है, या जो भी आप नोटपैड मेंटेन करते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक या मैनुअल करते हैं बेटा, मेंटेन करने से फायदा क्या होगा, पेपर में रिवीजन करने से पहले आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि जो मैं कुछ बातें आपको ऐसी बोल रहा हूँ, अगर आप वो लिख लेंगे, पेपर में आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। वो कहीं किताबों में और आपको कहीं मिलेगा थोड़ी ना वो, है ना? अब आप उसके लिए मेरा लेक्चर देखेंगे और वो भी आपको पता नहीं कौन से टाइम स्टैम्प पे था, तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि एक रजिस्टर मेंटेन करिए, जैसे भी आप करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करते हैं या मैनुअली करते हैं, ठीक है? लेकिन करिए ज़रूर। चलिए, तो मैंने आपको बताया था यूजर्स 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जैसे बेटा इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गई, है ना? बहुत सारे टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स बेटा खुद कंपनी होती है, लेकिन मैंने आपको बोला था कंपनी अपने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज इट इज यूज नहीं करती। लेकिन फिर सर यूज क्यों है? अगर आप सर कह रहे हो कि वो यूज नहीं करती, तो फिर सर काय का यूजर है वो? बेटा वो यूज इसलिए, मैंने आपको बोला था, कंपनी मैनेजमेंट रिपोर्ट्स को देखती है। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्चुअली आज हम इसका क्रक्स में आज आपको बताऊंगा, आज ही मेरी क्लास है एक्चुअली। मैं आपको बताऊंगा एक्रूअल कंसेप्ट और कैश बेसिस के सिस्टम, ठीक है? आप, आई नो आप लोगों को, ज्यादा बच्चों को पता ही है क्योंकि सब ग्रेजुएशन प्लस टू करके आए हैं, सबको ये चीज पता है, एक्रूअल क्या होती है, कैश होती है, सॉरी, एक्रूअल क्या होता है, कैश क्या होता है, सबको पता है। लेकिन बेटा इसमें अभी भी कुछ, आज भी कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। बेटा आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे से कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं डाउट एक्रूअल कंसेप्ट पे, बताओ। नहीं है इसमें, मैं इसमें कोई वो बात नहीं है, गलत बात नहीं है, हो जाती है बच्चों को उल्टी सीधी इसमें ऊपर नीचे कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि नाम बड़े टेक्निकल है, अर्नड इनकम है, एक्रूड इनकम है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, डिफर्ड एक्सपेंसेस है, ऐसे कुछ कुछ चीजें होती हैं जिसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है। आज मैं सारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है? तो मैं इस पे क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनती है वो आपको पता है यूएस गैप के अकॉर्डिंग्स, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग्स बनती है, अकॉर्डिंग बनती है, और वो भी एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से बनती है। अब मैंने आपको बताया था बेटा पिछली क्लास में, एक एग्जांपल लेके, कि एक्रूअल कंसेप्ट देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने आपको लिया था कि जैसे पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हैं डेप्रिसिएशन का खर्चा, ये एक्रूअल कंसेप्ट का है बेटा। बेटा यूएस गैप तो करता ही है डेप्रिसिएशन को, वो तो अलग बात है, मैं अभी एक्रूअल कंसेप्ट की बात कर रहा हूं बेटा। अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कंसेप्ट, आप जो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, वो एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से बनाते हो। अब ये क्या होता है बेटा, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो एग्जाम्पल के तौर में बेटा अब ये देखिए डेप्रिसिएशन जैसे, है ना, ये जैसे एग्जाम्पल के तौर में आप ये देखिए डेप्रिसिएशन का, जैसे मैंने खर्चा डेबिट कर रखा है। बेटा ये खर्चा जो आपने डेबिट कर रखा है, मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपके रियलिटी में डेप्रिसिएशन के नाम का कोई खर्चा जेब से गया है? नहीं गया। लेकिन बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने डेबिट कर रखा है, मतलब आपकी जेब से गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कह रहा है नहीं नहीं आपका खर्चा, इसको डेबिट करो। लेकिन बेटा एक्चुअली हम तो खर्चा वो रियल अकाउंट्स में, रियल लाइफ में हम तो खर्चा बेटा वो मानते हैं जो हमारी जेब से गया, उसी को कैश बेसिस बोलते हैं। तो बेटा मालिक लोग जो होते हैं ना, मालिक लोग, बेटा वो ये चीज नहीं मानते। वो बोलते हैं बेटा ये तो झूठा खर्चा है। बेटा जो मालिक लोग हैं वो तो बोलेंगे ये झूठा खर्चा है, हमारी जेब से तो कभी ये गया ही नहीं डेप्रिसिएशन, लेकिन हमने पीएनएल अकाउंट में उसको डेबिट कर रखा है। इसलिए बेटा वो कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज इट इज अपने डिसीजन मेकिंग के लिए यूज नहीं करते। अब आपको समझ में आया? क्योंकि उनको पता है ना बेटा ये तो झूठा है, झूठा प्रॉफिट दिखा रही है। डेप्रिसिएशन आप डेबिट करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। तो वो कह रहे हैं भाई साहब हमारा प्रॉफिट कैसे कम हो गया, हमारी जेब से तो कभी ये खर्चा गया ही नहीं। तो बेटा वो इसको झूठा मानते, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज नहीं करते। लेकिन वो उसको एक रियल लाइफ अपनी स्टेट, वो जो अपनी खुद स्टेटमेंट बनाता है बेटा, खुद की स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें वो जो जो खर्चा उनकी जेब से गया, मतलब थोड़ा कैश बेसिस सिस्टम वो फॉलो करते हैं बेटा, ठीक है? आप आज भी देखना बेटा दुकानों वगैरह में अगर आप जाएंगे कभी,
मेन मार्केट्स होती है, होलसेल मार्केट होती है बेटा, आज भी वहां पे कैश बेसिस चल रहा है। आप क्या सोच रहे हो बेटा, कैश बेसिस या सिंगल एंट्री सिस्टम? सिंगल एंट्री सिस्टम तो चलो खत्म हो गया, अब लोग डबल एंट्री पे आ गए, लेकिन डबल बेटा कैश सिस्टम वो भी वहां पे बेटा कैश सिस्टम पे आ गए। अब आपको दिखेगा बेटा एक्रूवल कंसेप्ट अभी भी बहुत जगहों पे फॉलो नहीं हो रहा है, आज भी मार्केट्स में बेटा, अगर आप मेन मार्केट्स में जाते हैं, ठीक है, जैसे बॉम्बे की मार्केट्स हो गई या जैसे दिल्ली की मार्केट्स हो गई, आप देखेंगे वहां भी आज भी कैश सिस्टम फॉलो हो रहा है। मैं कह रहा हूँ पूरी तरह की सी नहीं, अभी भी है बेटा, एसेंस आपको मिल जाएगा आज की दुकानों में, जैसे बेटा मर्चेंडाइज की होती है कुछ जगह, जैसे स्मॉल लेवल की बात कर रहा हूँ। लेकिन बेटा अब लेकिन जो न्यू जनरेशन आ गई है बेटा, है ना, वो क्या कह रही है, वो अब ईआरपी सिस्टम पे आ गई, अब उसने समझ लिया है एक्रोल कंसेप्ट की रेलेवेंस, उसने समझ लिया एक्रोल कंसेप्ट बहुत जरूरी है बेटा। तो आप देखेंगे अब कुछ कुछ जगहों पे, जैसे आप टैली देखेंगे, बिजी पे वो काम करते हैं ना, कुछ उनके पास सिस्टम होता है, रिटेलर्स करके एक एआरएम होता है, वहां पे वो काम करते हैं। तो आज बहुत जगहों पे अब एक्रूअल कंसेप्ट भी आ गया, ठीक है। और बात ये है बेटा जीएसटी सिस्टम, क्योंकि अब जीएसटी नंबर पे रजिस्टर्ड हो गए तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें एक ईआरपी सिस्टम लेना पड़ता है। चलिए ये सब एडवांस हो रहा है, पढ़ना है बेटा, लेकिन पढ़ना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो डेप्रिसिएशन समझे, तो बेटा मालिक लोग ये फाइनेंशियल अकाउंट्स को नहीं समझते, वो कहते हैं ये तो झूठी स्टेटमेंट है, हम इस पे बेसिस पे डिसीजन लेंगे तो झूठे डिसीजन हो जाएंगे, इसलिए वो बेटा वो एक रियल लाइफ अच्छी सच्ची स्टेटमेंट बनाते हैं। लेकिन सच्ची स्टेटमेंट तो बेटा कैसे बनाएंगे, उसके लिए कुछ बेस तो होना चाहिए जिसको देख के बना सके। उसके लिए बेटा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आधा काम तो डन है ना, उसमें तो बस झूठी उल्टी सीधी चीजें जो डेबिट वगैरह हो रखी है वो हटानी है, जो उल्टी सीधी इनकम क्रेडिट हो रखी है उसको हटानी है, बस बेटा ये काम हो गया, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाएगी रियल लाइफ। लेकिन उसके लिए आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो होनी चाहिए ना। तो ये था बेटा, इसलिए इंटरनल यूज समझे, इंटरनल यूज क्यों होता है। फिर बेटा मैंने आपको आगे बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, फिर मैं आपको बताया टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। 5 टाइप्स ऑफ होती है बेटा, देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है ना, अगर हम वैसे करें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है बेटा, इनकम स्टेटमेंट होती है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर 4 अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अगर ऐड कर दो तो वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो जाती है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होती है बेटा, मैं आपको सिखाऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है, इन डिटेल हमारी पूरी क्लास लगेगी बेटा, आई थिंक 2 लेक्चर्स उस पर लगेंगे विद क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, क्वेश्चन के बिना वो समझ नहीं आएगा बेटा, ठीक है। फिर बेटा हमारी होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी, बहुत ही सिंपल है बेटा, ये सबसे सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए बेटा, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, ये पिछली क्लास का मैंने आपको जस्ट रिकैप दिया, ठीक है, जस्ट रिकैप दिया समझने के लिए, ठीक है। चलिए, आज अपना क्लास बेटा ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं, आज अपनी क्लास बेटा ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं हम एक्रूअल कंसेप्ट से बेटा। एक्रूअल कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं बेटा। ये एक्रूअल कंसेप्ट क्या है बेटा, स्टूडेंट्स को तो पहली बार बताओ टेंशन हो जाती है क्या सर, बेटा कुछ भी नहीं है, ये डबल एंट्री सिस्टम है। मैं समझाता बेटा, आज ऐसा समझाऊंगा, इतिहास में आपको पहली बात तो ये कभी कोई समझाएगा नहीं, और इसके आगे आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी बेटा, कभी भी इसके आगे अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है, अरे ये अनअर्न्ड है, डेफर्ड, पता नहीं क्या क्या, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड का वो ये दुनिया भर के एक्रूड इनकम भी होता है, फिर एक्रूड एक्सपेंसेस भी होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पता नहीं क्या क्या बेटा, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड रेवेन्यू, कभी टेंशन नहीं आएगी। आज सारा लॉजिक समझाऊंगा आपको, मतलब समझाऊंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 606, जिसे हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी बोलते हैं, और मैचिंग प्रिंसिपल, या रेवेन्यू मैचिंग भी बता सकते हैं, या मैचिंग प्रिंसिपल आपको बताऊंगा, मैचिंग प्रिंसिपल में एक्सपेंस रिकॉग्निशन हम सीखेंगे, सारा सिखाऊंगा बेटा। आज बहुत डिटेल कंसेप्ट में बात करनी है, ठीक है। सीएमए यूएसए के रेलेवेंस में बात हो रही है, हम सीएमए यूएसए कोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको एक जस्ट रिकैप दे रहा हूँ छोटा सा, एक ऐसी बात बता रहा हूँ। देखिए हमारा जो सीएमए यूएसए कोर्स है ना बेटा, ये सेक्शन ए है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था अपने लेक्चर 1 में, सेक्शन ए कोई पढ़ाई नहीं है। अगर आप सोच रहे हो यार एक सेक्शन ए पढ़ना पड़ेगा, बेटा कहाँ जाओगे भाग के, मत पढ़ो, सीएमए यूएसए छोड़ दो, कोई और कोर्स तो करोगे, वहां भी सेक्शन ए पढ़ना पड़ेगा। क्यों क्यों पढ़ना पड़ता है हमको ये सेक्शन ए, क्योंकि बेटा ये फाइनेंस का फाउंडेशन है। अरे आपको पता ही नहीं एसेट्स क्या होती है, आपको एसेट्स की क्लैरिफिकेशन नहीं पता, आपको पता ही नहीं एसेट्स बैलेंस शीट में दिखाई कैसे जाती है, वैल्यू करी कैसे जाती है, आपको रिजर्व्स नहीं बनाने आते, आपको प्रोविजंस बनाने नहीं आते, तो बेटा आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप सीपीए कर सकते, ना एसीसी कर सकते, ना सीएमए यूएसए कर सकते। बेटा कहां जाओगे, एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो करोगे, बेटा ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है। तो ये कोई पढ़ाई नहीं है, सेक्शन है इररेलेवेंट है बेटा, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, तो इसको पढ़ाई मत मानो ना, इसको तो ऐसा मानो कि लाइफ का एक बेस पढ़ना है आपको। बेस है बेटा ये, अगर आपको ये नहीं आता, पूरा सीएमए यूएसए कहीं से भी कितना भी अच्छा कर लो बेटा नहीं समझ आएगा। इसलिए बेटा मैं आपको बेस बना रहा हूँ सेक्शन ए से, इसका बेस बेटा आपको पार्ट 2 तक चलेगा, ठीक है।
नो डाउट बेटा पार्ट 2 के लिए आपको पार्ट 1 की जरूरत नहीं है, थोड़ी 11 12th की अगर आपकी बस बस ये आपको है कि आपकी 12th तक की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए बस। अरे मतलब मैं ये नहीं कह रहा आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स अच्छे आनी चाहिए, कंपनी अकाउंट्स अच्छी तरह आना चाहिए, वो नहीं कह रहा मैं। मतलब जो बेस होता है ना, चलो 11th को बोल दो, आपकी 11th की अकाउंट बहुत अच्छी होनी चाहिए बस बेटा इतना। एक एलिजिबिलिटी है। पार्ट 2 अगर आपको सबसे पहले करना है, अगर आप पार्ट 1 नहीं करना चाहते, पार्ट 2 सबसे पहले करना चाहिए। सीधी एलिजिबिलिटी है बेटा पार्ट 1 के लिए आपको, ओ सॉरी पार्ट 2 के आपकी 11th की अकाउंट्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। 11th की भी बस बेसिक अकाउंट्स, जैसे थोड़ी बहुत रेशियोज वगैरह है ना, चलो रेशियोज भी नहीं आते, थोड़ा बहुत अकाउंटिंग कंसेप्ट जैसे डेबिट क्रेडिट वगैरह ये सब आपको आना चाहिए बेटा, ठीक है। थोड़े अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह वो तो खैर मैं अभी आपके क्लियर करा दूंगा। चलिए एक्रूअल कंसेप्ट बेटा क्या होता है, ये तो दो चीजों का मिश्रण है बेटा, ये दो चीजों का मिश्रण है। पहला बेटा, पहला डबल एंट्री, ये दो चीजों का मिश्रण है बेटा, डबल एंट्री प्लस मैचिंग प्रिंसिपल। बेटा इतना डिटेल में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। ठीक है, एक्रूअल कंसेप्ट दो टाइप के होते हैं, डबल एंट्री है ना, मतलब ये दो मिश्रण से बना है। एक्रूअल कंसेप्ट जो बेटा बना है वो दुनिया में दो मिश्रण से बना है, लेकिन बेटा आपको ये समझ नहीं आएगा अगर मैं आपको ये दोनों पहले समझा दूं। आपने कहा क्यों सर? क्योंकि बेटा पहले आपको मुझे वो समझाना पड़ेगा जो बाबा आदम जमाने से चला आ रहा था अब तक, मतलब जब तक एक्रूअल कंसेप्ट नहीं था बेटा, ठीक है। बेटा वो था कैश बेसिस, पहले ये पढ़ाऊंगा, इसको पढ़ाने के बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि क्या यहां पे क्या गलती हो गई, मतलब ऐसा क्या हो गया कि आपको बेटा, ऐसा क्या होगा कि आपको ये कंसेप्ट लाना पड़े, एक्रूअल कंसेप्ट। क्यों बेटा? बाबा आदम जमाने से, ट्रेडिशनल एंशिएंट जमाने से हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं बेटा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, वैसे मैं इसका कोई सोर्स वेरीफाइड नहीं कर सकता, लेकिन आप इसको ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा कहीं जगह बोला गया है कि पुराने टाइम से भी डबल एंट्री सिस्टम चली आ रही है। नो डाउट बेटा, ये कहते हैं कि लुओ फॉशी या पता नहीं क्या नाम था, उसने डबल एंट्री सिस्टम का इंट्रोडक्शन करा, लेकिन ऐसा दिखता है कि इंडियंस में बेटा अगर आप देखेंगे वहां पे जो अकाउंट्स खाते बनाए जाते थे बेटा, वहां पे आपको कुछ झलक दिख जाएगी एंशिएंट टाइप पे डबल एंट्री सिस्टम का। अब पता नहीं बेटा ये कितना ट्रू है या नहीं, लेकिन हमको इसमें, हम हिस्ट्री क्लास तो है नहीं बेटा जो हम इसमें जाएंगे। मैं आपको बस ये बता रहा था कि रूट्स हो सकता हो, पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको बेटा ये चला रहा हूं कि बाबादम जमाने से बेटा आज भी आप देख रहे होंगे कहीं कहीं जगह पे कैश बेसिस चल रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ बेटा? आपको पता है कोई चीज न्यू क्यों आती है? मतलब पुराने में कोई फॉल्ट होगा ना, तभी तो न्यू आता है बेटा। एप्पल जो है वो आईफोन क्यों निकालता रहता है? वो इसलिए निकालता रहता है क्योंकि पुराना जो आईफोन है उसमें कुछ कमी रह गई होगी ना। वो देखता है लोगों को ये नई नई चीजें डिमांड कर रहा है, तो वो पुराने आईफोन में नहीं है, तो वो नए आईफोन में उसको निकाल देता है ना। तो बेटा पुरानी चीजों का एक नया वर्जन क्यों आता है, नया लाइफ दुनिया में क्यों आता है? क्योंकि पुराने में कुछ गड़बड़ रह ही होगी या कुछ कमी रह गई होगी। तो बेटा एक्रूअल कंसेप्ट क्यों आया होगा इस दुनिया में? क्योंकि बेटा एक्रूअल कंसेप्ट इसलिए आएगा, ऐसा तो है नहीं बेटा दो दो चीजें एक साथ चला दी, है ना बेटा। अभी तेरे पागल तो उन्हीं में कैश बेसिस पढ़ रहे हैं, एक्रूअल कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, है ना। हम क्यों पढ़ेंगे भाई? हमारे पास कैश बेसिस है तो एक्रूअल बेसिस हम इतना सिलेबस क्यों बढ़ाएंगे अपना? बेटा इसलिए ये इस दुनिया में आया होगा, मतलब कैश में कुछ तो उधर 19-20 रह गया होगा बेटा, या कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, या उससे कुछ गड़बड़ हो रही होगी, या उससे डिसीजंस लेने में दिक्कत हो रही होगी। इसलिए बेटा एक नए कंसेप्ट का आविष्कार हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, एक्रूअल कंसेप्ट, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बस ये अभी बता दिया कि एक्रूअल कंसेप्ट दो चीजों का मिक्सचर है, मतलब डबल एंट्री सिस्टम, मतलब डबल एंट्री सिस्टम का मतलब बेटा यहां पर दो चीज, एक एंट्री दो जगह जाएगी, एक एंट्री बेटा दो जगह जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये पहले एक्रूअल कंसेप्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम बेटा 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। डबल एंट्री का मतलब एक एंट्री दो दो जगह जाएगी बेटा, उसकी जो फाइनल अकाउंट्स में पोस्टिंग होगी बेटा वो दो जगह होगी। जैसे सैलरी एक्सपेंस है, कैश बेटा सैलरी एक्सपेंस की जनरल एंट्री बताओ, सैलरी की जनरल एंट्री बताओ, सैलरी की सर जनरल एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है बेटा। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। अच्छा ये सैलरी अकाउंट, इसकी एक एंट्री होगी बेटा पीएनएल अकाउंट में, इसकी एक एंट्री होगी बेटा पीएनएल अकाउंट है, और एक दूसरी जगह भी होगी बेटा, कैश के नाम से कैश बैलेंस घट जाएगा, कहां से?
बैलेंस शीट से। समझ लो बेटा, दो एंट्री हो गई, दो एंट्री ना, देखो एक डेबिट हो रही है, क्रेडिट बेटा कैश, लेकिन कैश बेसिस में पता क्या होता था, सिर्फ कैश में से माइनस हुआ करता था। सैलरी का कोई खर्चा डेबिट ही नहीं होता था। वो बोलते थे अरे सैलरी तो गई ना, मतलब कैश चला के तो गया, कैश माइनस कर दिया ना, वो ये कहते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा बेटा, इसमें फील आती है बेटा, एक्चुअली कैश बेसिस में बेटा आपको फील आती है, आपको मजा आता है। एक्चुअली कंसेप्ट में पता फील नहीं आती, बस उसमें एक ये डिसएडवांटेज है। उसकी डिसएडवांटेज है बेटा एक्रो कंसेप्ट की, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा ग्रेजुअली, आज की क्लास में नहीं बेटा, पूरे कोर्स में चलेगा एक्रो कंसेप्ट। हाँ हाँ, पूरे कोर्स में चलेगा। चलिए, तो एक्रोल बेटा मैं आपको क्या बता रहा था, एक्रोल कंसिडर डबल एंट्री, दो टाइप। डबल एंट्री मतलब एक ही एंट्री की दो पोस्टिंग होती है बेटा, दो जगह होती है। जैसे सैलरी एक पीएनएल अकाउंट में भी होगी, और एक और इफेक्ट दिखेगा, कैश में से कम हो जाएगा। कैश में से कम हो जाएगा, और कैश कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। तो ये हो गया डबल एंट्री। अब ये मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, ये अभी मेरे से मत पूछो, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब पहले कैश बेसिस पढ़ लोगे। ठीक है, ये अभी मैं आपको तब बताऊंगा जब आप कैश बेसिस पढ़ लोगे। चलिए ठीक है सर, कैश बेसिस आप कह रहे हो तो इतना। चलिए बेटा, बड़े ध्यान से सुनिए। कैश बेसिस क्या होता है बेटा, कैश बेसिस बेटा कुछ नहीं होता। कैश बेसिस मतलब फुल्लम फुल्ला फील, बेटा खुल्लम खुल्ला फील लो अपना आराम से। मतलब पैसा गया तो माइनस कर दो, क्रेडिट कर दो। पैसा आ गया तो बेटा डेबिट कर दो, सीधी है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं बेटा। एक बच्चा पैदा ही हो गया ना, सोचो बच्चा पैदा होता है तो बेटा वो भी सीधा सीधा कैश बेसिस अकाउंट कर लेगा। इतना सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें बेटा। आपको किसी ने 5 लाख रुपए दे दिए, अब कहां से आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, सर्विस दी या नहीं दी, पता नहीं, इस साल की है, अगले साल की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 लाख रुपए आ गए ना, ये लो 5 लाख रुपए आ गए, हाँ जी आ गए, तो बेटा कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो। ये देखो, पीएनएल अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट है ना, हाँ पीएनएल अकाउंट है। पीएनएल अकाउंट में बेटा ये क्रेडिट साइड होती है, इनकम साइड, और ये डेबिट साइड। बेटा 5 लाख रुपए आ गए ना, सीधा 5 लाख रुपए क्रेडिट कर दो। बेटा सीधा 5 लाख रुपए क्रेडिट कर दो। अब ये आप बोलोगे सर ऐसे कैसे क्रेडिट कर दिया, क्या ये इस साल की इनकम है? बेटा यही वही मैचिंग प्रिंसिपल है, अभी मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, टेंशन मत करो। आप स्ट्रेस में कहीं मत आ जाना कि सर ने तो बताया नहीं, क्या बोल रहे हैं सर। मतलब एक्चुअली कंसेप्ट में तो ये लफड़े होते हैं ना कि ये इस साल की इनकम है या नहीं, अगले साल की इनकम है, अरे हमने अर्न करी है नहीं करी, अरे क्या मैंने इसकी सर्विस प्रोवाइड करी है नहीं। बेटा कह रहा हूं ना, कैश बेसिस में ये सब जो चक्करबाजी है उसको रख दो साइड में, साइड में रख दो बेटा, ये कोई रेलेवेंस नहीं रखता। इन सबको रखो साइड में, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है कैश बेसिस में। कैश बेसिस कह रहा है 5 लाख रुपए आ गए, बेटा वो आपको ऐसा मानो वो आंख में पट्टी लगा के रखता बेटा। बस बेटा आंख में पट्टी लगाता है, उसको वो अंधा है, वो अंधा है बेटा, उसको कुछ नहीं समझ आता कि क्या कब की इनकम है, किधर की इनकम है, कब आएगी, कब जाएगी, सर्विस दी या नहीं दी, कुछ नहीं। बस बेटा वो 5 लाख रुपए फील ले रहा है, हाँ 5 लाख रुपए आ गए ना, बस बेटा क्रेडिट साइड में उसने रिकॉर्ड कर दिया। बेटा 10,000 रुपए का आपने किसी को खर्चा दिया है, आपने क्या करा, रेंट का बेटा अगले महीने का एडवांस में खर्चा दे दिया। बेटा आप सोचो रेंट पे रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो, ठीक है बेटा, आपने अगले महीने का रेंट का भी एडवांस में खर्चा दे दिया। आपके पास कोई इनकम आ गई होगी फालतू की, आपके पास कोई फालतू फोकट इनकम आ गई होगी, आपने कहा चलो इसका क्या करना है, एक काम करते हो अगले महीने का रेंट एडवांस में दे दो, तो आप बेटा दे के आ गए। लेकिन बेटा एक्रुअल कंसेप्ट में क्या होता है, एक्रुअल कंसेप्ट में क्या होता है बेटा, प्रीपेड रेंट लिखते हैं आप इसको। अगले महीने का जो आप रेंट देते हो बेटा, इसको तो प्रीपेड रेंट देते हैं। अरे समझाऊंगा क्यों लिखते हैं, ठीक है, अभी वैसे तो इतना तो पता है ना भाई, इतना तो पता ही है, चाहे रटाई हो, पता तो है ना। अगले महीने का एडवांस रेंट को प्रीपेड रेंट बोलते हैं। हाँ जी सर पता है हमको, ठीक है, प्रीपेड रेंट बोलते हैं। लेकिन बेटा कैश बेसिस में कोई प्रीपेड प्रीपेड का चक्कर नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, वो अंधा है, उसको कहा अच्छा कैश चला गया मेरा, तो बेटा वो तो मानेगा अरे ये तो मेरा खर्चा हो गया। उसको ये नहीं देख रहा खर्चा अगले महीने का है, वो ये नहीं देख रहा कि खर्चा बेटा एडवांस है, इस महीने का तो है ही नहीं, अगले महीने का है। लेकिन कैश कह रहा हूं ना बेटा, इतनी टेंशन लेता ही नहीं, उसको पता ही नहीं है। वो कह रहा है भाई साहब कैश चला गया मेरा 10,000, बेटा बस उसको इसकी टेंशन है, भाई मेरा कैश 10,000 रुपए चला गया, तो भैया लो डेबिट में 10,000 रुपए डेबिट कर दिया। बस बेटा ये कैश बेसिस होता है, ये कैश बेसिस होता है। लेकिन बेटा इसमें एक दिक्कत है ना, इसमें एक दिक्कत है बेटा। ये क्या लिख रहे हो सर, देखो क्या लिख रहे हो। बेटा ये जो एक्रूवल कंसेप्ट है ना, अब तक मैंने आपको ये बोला था कि ये दो चीजों का मिश्रण, वैसे तो ये दो चीजों का मिक्सचर होता है, लेकिन मैं क्योंकि आपको एक चीज समझा रहा हूं ना, उससे आपको ये और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये बेटा इतना ज्यादा क्लियर वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए बेटा, एक्रूवल कंसेप्ट तो तीन चीजों का बेटा मिक्सचर है, डबल एंट्री सिस्टम,
और मैचिंग कंसेप्ट। अभी तक मैंने आपको यहां तक बोला था, लेकिन एक और चीज है बेटा, वो अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करता है। एक अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट था बेटा, हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो। आपने अगर बीकॉम या बीबीए भी कर रखे हैं, वहां भी आप लोगों ने पढ़ रखा हो। अकाउंटिंग पीरियड एक कंसेप्ट होता है बेटा। अकाउंटिंग पीरियड मतलब बेटा एक्रूअल कंसेप्ट जो होता है वो अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करता है। अकाउंटिंग पीरियड मतलब बेटा जो भी खर्चे होंगे ना वो अकाउंटिंग पीरियड के दिखाई जाएंगे, जो भी इनकम होंगी वो भी उसी अकाउंटिंग पीरियड की दिखाई जाएंगी। अगर उससे अकाउंटिंग पीरियड क्रॉस कर जाता है फिर नहीं होगा बेटा वो। बेटा जो भी हम अपने खर्चे पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे, देखिए जैसे बेटा ये जो भी हम इनकम, जो भी खर्चे हम दिखाएंगे, जो भी हम इनकम दिखाएंगे, बेटा वो उसी अकाउंटिंग पीरियड के रेलेवेंट होने चाहिए। जैसे बेटा अभी अकाउंटिंग ईयर कौन सा चल रहा है? 2025-26। बेटा अभी अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है 2025-26। तो 2025-26 में जो भी इनकम होंगी उसी को ही क्रेडिट करेंगे, और 2025-26 की जो ही बेटा एक्सपेंसेस होंगे सब उसी को ही क्रेडिट डेबिट करेंगे। इनके अलावा, इनसे पहले, इनके बाद जो भी है बेटा वो सब उसी टाइम के हैं, हमको नहीं पता। हम तो बेटा बस इसी साल में जितना हो गया उतना ठीक है, इतना डेबिट खर्चा हो गया उतना ठीक है। बेटा ये एक्रूअल कंसेप्ट है, और इससे आप मैचिंग जोड़ लेते हो। मैचिंग क्या होता है बेटा, वो अभी हम जोड़ेंगे। मतलब कभी ये समझो कि जितने भी इनकम होंगे अकाउंटिंग पीरियड के, उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के, उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के, उस खर्चे उस अकाउंटिंग पीरियड के बस वो ही दिखाएंगे पीएनएल अकाउंट में। इसके अलावा आगे पीछे कुछ नहीं दिखाएंगे बेटा। ठीक है, और उसकी डबल एंट्री कर देंगे, और वो खर्चे और इनकम मैच करेंगे बेटा अकाउंटिंग पीरियड से। बेटा समझा दी डेफिनेशन, ये थी बस बेटा, टुकड़ों में समझा दी। लेकिन बेटा कैश बेसिस, अब आप देखो इन तीनों चीजों को उल्लंघन करता है बेटा। अगर आप देखेंगे कैश बेसिस इन तीनों चीजों को उल्लंघन करता है, मतलब इन तीनों चीजों का कॉन्ट्रा है, इन तीनों चीजों का कॉन्ट्राडिक्टरी है। कैसे बेटा? अब देखो बेटा, कैश बेसिस को ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कैश बेसिस में बेटा पहली बात तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करता। मतलब सैलरी अगर आपका खर्चा हुआ तो बस वो ये देखता है बेटा, उसको सिर्फ कैश है ना, वो सिर्फ कैश देखता है, वो कोई और चीज देखता नहीं, सैलरी है रेंट है कुछ नहीं देखता। वो बस बेचारे को अपने कैश से मतलब है। अरे मैंने रेंट का खर्चा दे दिया, अरे कैश मेरा चला गया तो ठीक है। बेटा वो अंधा है ना, उसको कुछ समझ नहीं आता। वो सिर्फ कैश देखता है, उस बेचारे ने कैश पकड़ा हुआ, उसका कैश चला गया तो वो सोचता कैश चला गया, कैश आ गया तो कैश आ गया, बस बेटा। उसको आगे कुछ नहीं पता चल रहा है, सैलरी है रेंट है ना, कुछ नहीं। तो बेटा वो पहली बात तो सिंगल एंट्री सिस्टम है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, डिफरेंसेस बता रहा हूं। दूसरा बेटा वो अकाउंटिंग पीरियड फॉलो नहीं करता। कैसे? देखो बेटा, जैसे मैंने आपको ये बताया, आपको एक 5 लाख रुपए की इनकम मिली है, सोचो, लेकिन आपको ये अगले साल का एडवांस में मिली है। सोचो बेटा, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है अगले साल का, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है अगले साल आपको मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी इनकम आपको एडवांस में ही उस क्लाइंट ने, आपका एक क्लाइंट था, उसने एडवांस में आपको इनकम दे दी। उसने कहा सर कोई नहीं, बातचीत है, कोई नहीं, आप बढ़िया बंदे हो, आपसे पहले भी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करा रखे हैं, घर के ही बंदे हो, ये लो 5 लाख रुपए एडवांस में ले लो, अगले साल आराम से कोई नहीं कर लेना। अब आप मुझे बात बताओ बेटा, कैश बेसिस सिस्टम में तो वही देखेगा कैश आ गया, रोकड़ा फील हो रहा है, तो बेटा वो तो 5 लाख रुपए रिकॉर्ड कर देगा, सीधी सीधी। लेकिन बेटा क्या ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है? क्या ये जो आपकी इनकम आई है ये 2025-26 की रेलेवेंट है? मतलब 2025-26 की इनकम है ये? नहीं बेटा, ये इस साल की इनकम नहीं है, ये तो इनकम अगले साल की है। बेटा ये तो इनकम आप अगले साल है ना, अगले साल आपको ये सर्विस प्रोवाइड करोगे तो अगले साल की इनकम है ये टेक्निकली। तो बेटा ये अकाउंटिंग पीरियड भी कंसेप्ट फॉलो नहीं करता, तो ठीक है। और दूसरा मैचिंग प्रिंसिपल तो फॉलो करेगा ही नहीं, वो कैसे, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो बेटा ये है एक्रूअल कंसेप्ट और कैश बेसिस। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने एक्रूअल कंसेप्ट में। कैश बेसिस बस बेटा अब हो गया, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक्रूअल कंसेप्ट भी हो गया। अब मुझे आपको पढ़ाना है मैचिंग कंसेप्ट एक्चुअली। बेटा मैचिंग प्रिंसिपल आपको पढ़ाना है। ये सब हमने 11th क्लास से पढ़ रखे हैं, लेकिन बेटा क्योंकि 11th क्लास में ये सब चीजें ज्यादा सीरियसली तो हमने ली नहीं, है ना। तो क्या है ना, अब जाके ये चीजें थोड़ी परेशान करनी है, लेकिन वही है, आज बेटा आज की क्लास में अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, आप इसमें माहिर हो जाओगे। ठीक है, ये मुझे आपको लग रहा होगा थोड़ा स्ट्रेच कर रहा हूँ, स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ बेटा, समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, आज भी सीएमए यूएसए में इस पर क्वेश्चन तो आते ही हैं, और स्टूडेंट्स का भी डाउट है इस पर, बताओ। ठीक है, हो सकता है बेटा, होता है, क्योंकि इसमें क्या करें, कंसेप्ट इतना टेक्निकल है। बेटा मैचिंग प्रिंसिपल में मैं आपको पहले बताऊं दो टाइप्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और एक्सपेंस रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन
और है बेटा एक एक्सपेंस रिकॉग्निशन। बेटा ये जो बनता है ना अकॉर्डेंस ऑफ ASC 606 के हिसाब से बनता है, ये वाला एक्सपेंस भी आप उसके हिसाब से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। मतलब टोटल जो मैचिंग प्रिंसिपल होता है ना बेटा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन, ये मैंने आपके लिए लिख दिया 606 है बेटा। ये सिलेबस 2024 जो LMS है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अकॉर्डेंस न्यू है, ठीक है। वैसे ये इसमें कोई चेंज नहीं आया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन पहले भी 606 था, आज भी 606 है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला बेटा, पहले ही बोल रखा है, हैविंग सेड दैट, कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन बेटा टेंशन मत करो, आपके सिलेबस में नहीं है कि आपको सारे के सारे ASCs रटने पड़ेंगे, नहीं बेटा। लेकिन कुछ ASCs है बेटा, जैसे CPA लेवल हो गया बेटा, CFA लेवल हो गया। मैं वहां पे जैसे बताता था बेटा स्टूडेंट्स को, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन में मुझे वहां पढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन बेटा वहां आपको रेलेवेंस में नहीं है, मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे ASC 606 ASCs है बेटा जो मुझे आपको बताने पड़ेंगे CMA USA के लिए, क्योंकि वो हमारे LMS में लिखे हुए हैं बेटा। अब कुछ LMS में लिखे हैं बेटा, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि MCQ आने का उसका चांस है, ठीक है। तो जैसे ये ASC 606 है, वैसे तो इस पे बेटा इन डिटेल क्लास लगेगी। अभी एक ASC 606 बेटा वो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा अपने कंसेप्ट लेक्चर में। ASC 606 में आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा डिटेल समझाऊंगा, CPA लेवल जितना, ठीक है। थोड़ा सा वो एक कंसेप्ट क्लास है, बोनस टाइप से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनरल एंट्रीज नहीं पढ़नी, मैं आपको जनरल एंट्री से भी कराता। चलिए, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 201 हो गया, मतलब प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है बेटा, वो ASC 201 के अकॉर्डेंस बनाई जाती है, जैसे अपने इंडिया में शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। चलिए, बेटा मैचिंग प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया। बेटा ये दो चीजें, एक एक्सपेंस रिकॉग्निशन, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करता है, और एक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। एक्सपेंस रेवेन्यू, बेटा रेवेन्यू रिकॉग्निशन पढ़ लो। देखो मैंने आपको ये बोला बेटा, चाहे एक्सपेंस हो चाहे रेवेन्यू हो, बेटा एक बात गांठ बांध के याद रख लेना, चाहे एक्सपेंस हो या रेवेन्यू हो, बेटा ये आपको दोनों के दोनों तभी ही रिकॉग्नाइज करने हैं। आपको ये दोनों तभी ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जब ये उसी साल के हों, ये उसी साल के होने चाहिए। मतलब अगर आपको कोई इनकम मिलती है, अगर वो इनकम उस साल की नहीं है, अगले साल की है, पिछले साल की है, तो वो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। आपको उसी साल की इनकम है, बस उसी साल की इनकम को रिकॉर्ड करना है। मतलब पर्टिकुलर रेलिवेंट टू पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, जैसा भी 2025-26 चल रहा है, तो 2025-26 की जितनी भी आपको इनकम मिल रहा है, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करनी है। अगर एडवांस में कोई इनकम मिल रही है, उनको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो सर उनको कहां आगे रिकॉर्ड करेंगे, वो हम देखेंगे। वैसे उनको आप कहां रिकॉर्ड करोगे बेटा, लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करोगे, अनअर्न्ड इनकम के नाम से। अनअर्न्ड इनकम का नाम ही समझो, पहले इनकम सब मैं आपको बात बताता हूं। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड रेवेन्यू ही बोल देते हैं, चलिए रेवेन्यू क्योंकि वाइडर टर्म है। देखो अनअर्न्ड इनकम क्या होता है, अनअर्न्ड इनकम मैं पहले आपको समझाऊंगा, फिर इसकी एंट्री कहां होती है फिर वो भी बताऊंगा। अनअर्न्ड इनकम एक ऐसी इनकम होती है, अनअर्न्ड इनकम रेवेन्यू एक ऐसा रेवेन्यू होता है जो आपने अर्न ही नहीं करा। अरे नाम से समझ जाओ ना, अनअर्न्ड मतलब अभी अर्न ही नहीं करा, मतलब अर्न नहीं करा, इसका मतलब ये चीज आपको एडवांस में मिल गई। अच्छा आप बोलोगे सर इसने हमको 5 लाख रुपए दे दिए बंदे ने अगले साल के एडवांस में, तो अर्न कर तो लिया, हाथ में 5 लाख रुपए आ तो गए। मैं कह रहा हूं ना, ये आप कैश बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। मैं आपको कह रहा हूं बेटा एक्रूअल कंसेप्ट के बेसिस से देखो ना। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कर रहा है, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग बेटा ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। अकाउंट क्या है, ये जो आपको इनकम मिल रही है ये उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड की मिल रही है, नहीं ये अगले साल की एडवांस में दे दी आपको। तो बेटा जब ये अगले साल की एडवांस में आपको दे दी, तो ये इस साल की इनकम नहीं है, ये इस साल की इनकम नहीं है। तो बेटा ये आपने अर्न, आपको लग रहा है कि आपने अर्न कर लिया, एक्चुअली एक्चुअल कंसेप्ट में जैसे कैश बेसिस में अर्न को क्या कैसे बोलते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। ये जो है ना कैश बेसिस, ये अर्न, ये जो अर्न वर्ड है ना, अर्न वर्ड कैश बेसिस में, कैश बेसिस में इसको कैसे बोलते हैं, जब मिल गया, मिल गया, ठीक है। लेकिन एक्रूअल कंसेप्ट में पता है इसको कैसे बोलते हैं, एक्रूअल कंसेप्ट में, एक्रूअल कंसेप्ट में मिलने ना मिलने से फर्क नहीं पड़ता, उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड की है, बस दोनों में ये फर्क है। तो दोनों में अर्न के अलग अलग मतलब है बेटा।
बेटा दोनों के अर्न में जो अर्न वर्ड है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? आपने अर्न कर लिया, लेकिन दोनों अकाउंटिंग सिस्टम में इसका अलग मतलब है। कैश में आप अर्न कब बोलोगे? जब आपको रियलिटी में मिल गया। वो तो एक्रुअल में भी मिल गया, लेकिन एक्रुअल में वो नहीं कहता नहीं मिल गया, नहीं मिल गया, हम फॉलो नहीं करेंगे। वो कहता है उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में अगर मिल गया, मतलब उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए वो रेलिवेंट है, तो ही हम उसको अर्न मानेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अर्न अर्न नाम से ही समझ जाओ, आपने अर्न ही नहीं करा, इसका मतलब वो उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड की नहीं है। तो जब उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड की ही नहीं है, तो बेटा आप उसको फिर नहीं दिखा सकते। तो फिर हम उसको कहां दिखाएं? तो फिर हम उसको कहां दिखाएं? और जब हम उसको दिखा ही नहीं सकते, फिर हम उसको कहां दिखाएं? देखो, फिर हम बताओ उसको कहां दिखाएंगे। देखो, उसकी एंट्री कहां होगी? दो जगह होगी। पहली बात, उसको हम लाइबिलिटीज में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। ठीक है, या मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं। आप बैलेंस शीट बनाओगे, आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में उसको दिखाओगे आप, अन अर्न रेवेन्यू। ठीक है, अन अर्न रेवेन्यू बैलेंस शीट में दिखाओगे। और दूसरी एंट्री बेटा, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, एक्रुअल कंसेप्ट है ना, डबल एंट्री है, तो बेटा दूसरी एंट्री भी कहीं ना कहीं होगी। कहां होगी? पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड। अरे क्रेडिट साइड में सर माइनस क्यों कर रहे हो? क्रेडिट साइड में क्यों जोड़ रहे हो सर? क्रेडिट में तो अभी आपने बोला हम इसको इनकम ही नहीं मानेंगे। अरे इनकम मान नहीं रहा मैं, जो आपने ऑलरेडी इनकम होगी उसमें से माइनस कर देना। अरे आपने इनकम प्लस कर दी होगी ना, कि हम आपने ये सोचा होगा देखो हमारा इतना रेवेन्यू हो गया, लेकिन आपको बाद में पता चला अच्छा ये तो इतना इनकम तो हमने अर्न भी नहीं करा, तो आपने जबरदस्ती का जोड़ा हुआ था। बेटा उसको फिर माइनस करो ना उसमें से, क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं है, आपको सिर्फ वो इनकम दिखानी है जो इस साल की हो, तो वो माइनस कर देना और दूसरी बैलेंस शीट में दिखा देना उसको। ठीक है, वही इनकम। लेकिन हम बैलेंस शीट में क्यों दिखाते हैं? अब लॉजिक इसका ये है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में भी, टू बी प्रिसाइज, इसलिए दिखाते हैं क्योंकि आपको अभी भी वो लाइबिलिटी प्रोवाइड करना, रेंडर करना बाकी है। देखो, आपको वो जो इनकम एडवांस में मिल रही है पिछले अगले साल की, इस साल मिल गई आपको अगले साल की इनकम। सोचो एक कॉन्ट्रैक्ट था अगले साल का, वो आपको उसकी जो इनकम है, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, वो आपको इसी साल उस बंदे ने एडवांस में आपको दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने की सर्विस प्रोवाइड कर दी? जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, आपने क्या वो सर्विस रेंडर कर दी? पैसा आपको एडवांस में मिल गया वो तो ठीक है, लेकिन आपने क्या सर्विसेज रेंडर कर दी? नहीं, सर्विस तो रेंडर करी नहीं। तो क्योंकि आपने सर्विस रेंडर नहीं करी, वो आपको अभी भी करना बाकी है। क्योंकि उसने आपको पैसा एडवांस में दे दिया, तो बेटा अब उसके पास पूरा हक है, वो आपसे सर्विस ले सकता है। और आप बंद गए, आप बाउंड हो गए, उसको सर्विस प्रोवाइड करना आपकी लाइबिलिटी है, अब उसको सर्विस प्रोवाइड करना। तो इसलिए ये जो अनअर्न्ड रेवेन्यू है बेटा, आप उसको लाइबिलिटी में लिखते हो। क्योंकि आप लाइबिलिटी में इसलिए लिखते हो क्योंकि आप दिखाते हो कि मेरी लाइबिलिटी है उसको इस इतने अमाउंट की सर्विस प्रोवाइड करना, उसने मुझे पैसा दे दिया है, अब मेरी लाइबिलिटी है उसको प्रोवाइड करना। अब यहां से घड़ी स्टार्ट हो गई लाइबिलिटी आपकी। ठीक है, और पीएनएल अकाउंट में से इसलिए माइनस कर देते हो क्योंकि आपकी इस साल की इनकम नहीं है, तो जो आपने इनकम जोड़ी हुई थी, इसमें जुड़ा हुआ था, उसमें से ये माइनस कर दोगे ताकि इस साल की इनकम आ जाए। ठीक है, चलिए, समझे आप? ठीक है, तो ये लाइबिलिटी आप समझे, लाइबिलिटी पे क्यों हम इसको लिखते हैं? क्योंकि आपकी अभी भी सर्विस आपको प्रोवाइड करना उसको बाकी है, आपको उसको सर्विस अभी भी रेंडर करनी है। दूसरी, अब हम दूसरी इनकम पे आ जाते हैं। पहली तो मैंने आपको बता दी, दूसरी है भैया एक्रूड इनकम। एक्रूड रेवेन्यू भी बोल लेते हैं बेटा। एक्रूड का, चलो एक्रूड बताओ, एक एक और नाम कभी कभी पेपर में वो मस्ती कर लेता है, पता है क्या? वो एक और नाम इसका कभी कभी बोल देता, वो है आउटस्टैंडिंग। बेटा वो एक और नाम कभी कभी इसका बोल देता है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इसकी इसकी क्या है वो, इसका कैसा ट्रीटमेंट होगा, इसका भी ट्रीटमेंट बता देते हैं। देखो, एक्रूड बोलो, आउटस्टैंडिंग बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। आउटस्टैंडिंग का तो देखो, अभी रेवेन्यू रेवेन्यू छोड़ो, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है, अगर हम एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, चलो अभी हम रेवेन्यू पढ़ रहे थे, रेवेन्यू बताता हूँ। आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी भी बाकी है, पेंडिंग है, अभी आपको कुछ मिला नहीं। आउटस्टैंडिंग है ना बेटा, मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी भी मिला नहीं है, आपको मिलना बाकी है। आपको एक रेवेन्यू आपने अर्न कर लिया है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग मतलब बेटा मिलना बाकी है, इसका मतलब आपने अर्न कर लिया है। आपने अर्न कर लिया है, मतलब एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से, मतलब आपने अर्न कर लिया, इसका मतलब ये इसी साल की इनकम है। इसी साल की इनकम है। एग्जाम्पल के तौर में, आप कहीं इंप्लॉय हो, है ना, आपको सैलरी मिलनी थी, लेकिन आपको इस महीने की सैलरी मिली ही नहीं अभी भी। लेकिन बेटा आपने उसको सर्विस प्रोवाइड कर दी अपनी, पूरे साल आपने उसके महीना पूरा महीना उसके साथ आपने काम करा, आपने अब एक महीने की सर्विस उसको प्रोवाइड कर दी, तो आपकी पूरी लाइबिलिटी है, ओ सॉरी, पूरी आपके पास हक है, उस बंदे की लाइबिलिटी है आपके एम्प्लॉयर की, कि वो आपको सैलरी देगा, क्योंकि आपने उसको सर्विस रेंडर कर दी, तो आपको पूरा हक है सैलरी लेने का। ठीक है, लेकिन सैलरी मिली नहीं,
आपने अर्न कर ली है लेकिन मिली नहीं है, ठीक है, तो मिली नहीं है तो इसी को आउटस्टैंडिंग बोलते हैं या एक्रूड बोलते हैं। मतलब आपने अर्न कर लिया है लेकिन मिला नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अर्नड का मतलब क्या है, रिसीव्ड बट नॉट अर्न, ठीक है। तो ये होता है, तो इसका मतलब है एक्रूड आउटस्टैंडिंग का कि आपने अर्न कर ली है लेकिन अभी भी नहीं मिली है। अच्छा, अब नहीं मिली तो देख लेते हैं। अब इसकी दो एंट्रीज है बैलेंस शीट में, पहले पहले बैलेंस शीट में इसका कैसा ट्रीटमेंट होगा, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अब आप मुझे खुद बताओ बेटे, देखो ये 11th का कंसेप्ट है, आपको कोई चीज नहीं मिलनी लेकिन आपका पूरा हक है वो चीज लेने का। अब आप मुझे बात बताओ, जब आपके पास पूरा हक होता है किसी चीज लेने का, मतलब आपके पास कोई चीज आ रही होगी, हाँ जी आ रही होगी, मतलब आ रही होगी तो बेनिफिट मिल रहा होगा, बेनिफिट मिल रहा होगा, तो बेनिफिट मिल रहा होगा तो लाइबिलिटी में दिखाए, एसेट में दिखाए, एसेट में दिखाएं। क्यों? क्योंकि एसेट में हम क्यों दिखाते हैं, एसेट में हम वही चीजें रिकॉर्ड करते हैं जिस चीज से हमको बेनिफिट मिलेगा या मिलने वाला है फ्यूचर में, है ना। एसेट वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है जिससे हमको बेनिफिट मिल रहा है या मिलने वाला है ना। हम एसेट में वो चीज लिखते हैं। तो बेटा यहां पे भी हमको क्या है, एक रेवेन्यू है, हमने अर्न कर लिया लेकिन अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है, तो मिलने वाला है तो एक बेनिफिट आने वाला है, तो आने वाला है, इसलिए ये भी एक एसेट है। इसको एक पहली बात एसेट में रिकॉर्ड कर लो। अच्छा, एसेट में हम किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू के नाम से या एक्रूड रेवेन्यू के नाम से उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, ये पीएनएल अकाउंट में कैसे दिखाते हैं इसको, पीएनएल अकाउंट में कैसे दिखाते हैं, पीएनएल अकाउंट में देखो बेटा सीधी सीधी बात है, आपने ये इनकम, मुझे बात बताओ, आपने ये इनकम अर्न कर ली, हाँ जी अर्न कर ली, तो मतलब अर्न कर ली होगी तो मतलब एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से ये इसी अकाउंटिंग पीरियड की इनकम होगी। अब जब ये साफ साफ मुंह से चिल्ला के कह रहा है कि भैया ये इसी एक्रूड इनकम है, मतलब आपने अर्न कर ली है। मैंने आपको बोला था एक्रूअल कंसेप्ट में अर्न का मतलब होता है कि इसी अकाउंटिंग पीरियड की इनकम होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये हमारे इसी अकाउंटिंग पीरियड की इनकम है। बेटा वो मिली नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन अर्न तो कर लिया ना, अरे अर्न तो कर लिया ना, तो अर्न कर लिया तो बेटा मतलब ये इसी साल अकाउंटिंग पीरियड की भी इनकम है। तो जब इसी अकाउंटिंग पीरियड की इनकम है तो यही है रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल यही कहता है कि भैया तुम्हें मिली इनकम या नहीं मिली, मतलब कैश बेसिस छोड़ो, मिली ना मिली फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अर्न अगर इस साल में कर ली है, अगर वो इनकम इसी साल की है और आपने इसी साल उसको अर्न भी कर लिया है, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे पीएनएल अकाउंट में। तो बेटा आपको इसकी दूसरी एंट्री क्या है, आपको अगर आपको ऐड करनी पड़ेगी टोटल इनकम्स में, आपको इसको दिखाना पड़ेगा, अगर आपने दिखाया नहीं तो, या सीधा सीधा अक्रूड इनकम आप यहां पे रिकॉर्ड कर लेना, एक्रूड इनकम, एक्रूड रेवेन्यू आप इसमें सीधा सीधा रिकॉर्ड कर लोगे। समझे लॉजिक, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल यही कहता है। अब समझे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ये कहता है आपको इनकम कैश में मिली नहीं मिली फर्क नहीं पड़ता, कैश बेसिस तो हटा ही दो, सीधा सीधा वो ये कहता है, कैश बेसिस मतलब मिली नहीं मिली कैश में फर्क नहीं पड़ता, वो ये कहता है, वो ये कहता है आपको अर्न कर ली या नहीं। बेटा अर्न मतलब इसी साल अकाउंटिंग पीरियड की इनकम है ना, ऐसा तो नहीं अगले साल की इनकम आपको इसी साल मिल गई तो वो अर्न नहीं है, अरे फिर वो अर्न नहीं है, वो तो अगले साल की इनकम है। तो इस साल मिल गई, हाँ इस साल मिल गई, लेकिन इस साल में भी आपने अर्न कर ली, हाँ जी अगर इस साल के अकाउंटिंग पीरियड की इनकम है और मैंने उसको सर्विसेज रेंडर कर दी है तो ठीक है, मेरी तो हो गई। जैसे बेटा सैलरी की बात करी, आपने इस पूरे इस महीने उस पर सर्विस रेंडर करी है तो आपका पूरा हक बनता है सैलरी लेने का, आपने अर्न कर लिया और इसी महीने की भी है, ठीक है, अकाउंट विद एन अकाउंटिंग पीरियड की है तो ठीक है, आप उसको रिकॉर्ड कर दो अकाउंटिंग रेवेन्यू में रिकॉर्ड, मतलब आप उसको रेवेन्यू दिखा दो। लेकिन यही बेटा एज अ कॉन्ट्रास्ट अगर मैं आपको कैश बेसिस बताऊं, कैश बेसिस में ऐसा नहीं होता, कैश बेसिस में बेटा आपको मिली, आप यहां पे आपने अर्न तो कर ली लेकिन क्या क्या आपको सैलरी मिली नहीं मिली ना, तो कैश बेसिस में वो रिकॉर्ड ही नहीं करता। वो कह रहा है भैया वो फील वो अंधा है ना, उसको पता ही नहीं, वो तो बेचारा कैश पकड़ के बैठा, उसको देख रहा कैश तो आया नहीं तब तक, तो जब तक कैश उसके हाथ में आएगा नहीं ना वो तब तक क्रेडिट में एंट्री नहीं मारेगा। लेकिन देखो यहाँ पे एज अ कॉन्ट्रास्ट एक्रूअल कंसेप्ट में हमने इसकी क्रेडिट में एंट्री मार दी, मतलब उसको ऑलरेडी इनकम दिखा दिया। यही तो है बेटा गड़बड़ घमासान अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेटा थोड़ा सा कैश बेसिस चलता है, हल्का सा आपको दिखेगा बेटा वो कैश बेसिस फॉलो करता है, यही है बेटा, इसलिए कहता हूं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है एक्रूअल कंसेप्ट। अब आप देख रहे हो कंपनी के मालिक लोग हैं उनको ये चीज समझ में नहीं आती, उनको समझ में नहीं आती यार ये क्या हो रहा है, हमें तो इनकम मिली ही नहीं, हमें तो आई नहीं, हमें तो सैलरी मिली ही नहीं, जब सैलरी मिली ही नहीं तो मैं क्रेडिट में कैसे डाल दूं, उनके भेजे में ये चीज घुसती नहीं बेटा। अब इसलिए बेटा वो क्या करता है अपनी फाइनेंशियल अकाउंट्स को मैनेजमेंट अकाउंट्स में कन्वर्ट करते हैं पहले, ठीक है। खैर ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फंडा, ठीक है। अब आप समझे रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल समझ गए, 606 बहुत ही शॉर्ट में समझा दिया आपको, पूरे एक क्लास लग सकती है 606 पे, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाया क्योंकि आपके सीएमए यूएसए में रेलेवेंस नहीं है इसकी।
सीधी सीधी बात है, आपको एक वर्ड में एक लाइन में बोल दिया कि रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल अक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि आपको इनकम मिल रही है कैश में, हाथ में मिल रही है, मिले नहीं मिल रही नहीं मिले फर्क नहीं पड़ता, अर्न कर ली उस अकाउंटिंग पीरियड में, बस ये फर्क पड़ता है। ठीक है, बस ठीक है। चलो ये भी हो गया, एक्रूड मैंने आपको बता दिया, आउटस्टैंडिंग बता दिया। तीसरा है भैया, तीसरा तीसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बेटा एक्रूड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, वो ये है, नाम बदल दिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंसेस, जल्दी से बेटा इसकी भी बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट देख लेते हैं क्या होती है। मैं आपको दोनों जगह दिखाऊंगा। अब आप बोलोगे सर कि आप दो दो जगह ट्रीटमेंट क्यों करते हो? अरे डबल एंट्री सिस्टम है ना, डबल एंट्री सिस्टम है। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी ऊपर क्या बताया, ये देखो, ये क्या एक्रूड कंसेप्ट है, सबसे पहला ही पॉइंट है डबल एंट्री। अरे 11वीं कक्षा से पढ़ के आ रहे हो कि डबल एंट्री हम सिस्टम फॉलो करते हैं, कैश बेसिस सिस्टम थोड़ी ना सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दो जगह पोस्टिंग होगी, एक बैलेंस शीट में होगी और एक अपनी वहां भी होगी इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, चलो बैलेंस शीट में दिखाते हैं इसकी पोस्टिंग कहां होगी। अभी ये आउटस्टैंडिंग का तो बेटा अब आपको मतलब समझ में आई है, वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं। अब एक्सपेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब ये है कि ऐसा खर्चा, अच्छा एक्सपेंस मतलब खर्चा, ठीक है, एक्सपेंस मतलब खर्चा भी, एक्सपेंस रिकग्निशन भी पढ़ेंगे। एक्सपेंस मतलब बेटा एक खर्चा होता है, मतलब आपको खर्चा मतलब आपकी जेब से अगर चला गया, या कैश बेसिस में एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा चला गया। ठीक है, लेकिन एक्रूअल कंसेप्ट में मतलब उस अकाउंटिंग पीरियड का खर्चा होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा आपको। ये क्या कहते हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो आपको अभी देने थे लेकिन आपने अभी तक दिए नहीं है। ठीक है, जैसे फैक्ट्री का रेंट है बेटा, आप एक फैक्ट्री चला रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो, ठीक है, इस महीने आपने पूरे फैक्ट्री चला ली, पूरे महीने आपने फैक्ट्री चलाई, लेकिन आपने इस महीने का उसको रेंट नहीं दिया, उस क्या कहते हैं उसको, लैंडलॉर्ड को। बेटा आपने उसको रेंट तो दिया ही नहीं फैक्ट्री का, तो बेटा ये आउटस्टैंडिंग खर्चा है। आपने पूरी सर्विसेज ले ली है, आपने बेटा पूरी सर्विसेज ले ली है, अब जो लैंडलॉर्ड है उसकी पूरी गारंटी है, उसकी पूरी राइट है, वो आपसे पैसा ले, उसको पूरा राइट है, वो आपसे पैसा ले सकता है, लेकिन आपने उसको अभी पैसा दिया नहीं है, तो बेटा ये आपकी लाइबिलिटी है, ये आपकी लाइबिलिटी, आपने अभी तक दिया नहीं है, ये आपने अभी तक दिया थोड़ी ना। क्यों, हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, लेकिन आपको देना तो था, हाँ देना तो था, तो बैलेंस, लेकिन आपने अभी तक दिया नहीं, लेकिन देना तो पड़ेगा। अरे देना तो पड़ेगा ना, क्योंकि आपने उसकी सर्विसेज पूरी ले ली, आपने पूरा एक महीना फैक्ट्री रन कर ली, तो बेटा वो तो आपसे लेगा चाहे कोर्ट केस कर दे, तो आपको देना तो पड़ेगा। तो देना तो पड़ेगा, लेकिन अभी दिया नहीं है, इसलिए देना बाद, अभी फ्यूचर में देना पड़ेगा, इसलिए लाइबिलिटीज में हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये तो आप समझ गए। बाकी पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में क्या करते हैं बेटा, ऑब्वियसली एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में ही सारा खेल होगा। पीएनएल अकाउंट है तो डेबिट साइड में ही सारा खेल होगा। कैसे दिखाओगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे। सर क्यों, हमने तो अभी तक दिया ही नहीं। अरे हमने तो सर फैक्ट्री का रेंट अभी तक दिया ही नहीं, तो हमने डेबिट साइड पे क्यों डाल दिया? यही तो एक्सपेंस रिकग्निशन है। एक्सपेंस रिकग्निशन प्रिंसिपल ये कहता है कि भैया आपने, कह रहा हूं ना, कैश बेसिस फॉलो ही नहीं करता, आपने कैश दिया या नहीं दिया, ये खर्चा इसी अकाउंटिंग पीरियड का होना चाहिए। अगर ये खर्चा इसी अकाउंटिंग पीरियड का है तो आपने दिया या नहीं दिया फर्क नहीं पड़ता, आपको ये खर्चा डेबिट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, मतलब ये इसी साल का खर्चा है। क्योंकि बेटा अकाउंटिंग पीरियड, एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है आप कभी ना कभी तो दे ही दोगे ना। अरे इसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आप दे तो दोगे ना। जैसे सोचो फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का रेंट है 10,000, नो डाउट आपने नहीं दिया, नो डाउट आपने नहीं दिया, तो अब मैं भी मानता हूं कि 10,000 हम पीएनएल में क्यों डाले, भाई हमने दिया तो है नहीं। लेकिन एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है तो इसी महीने इसी अकाउंटिंग पीरियड का खर्चा। मैंने कहा हाँ। और बेटा आप कितना खींच दोगे, ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीना खींच दोगे, वो आप पे कोर्ट केस कर देगा, मतलब आपको इसी अकाउंटिंग पीरियड में देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा ना, क्योंकि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी आपने आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बैलेंस शीट पे दिखा रखी है, तो शॉर्ट टर्म है, अब शॉर्ट टर्म में तो एक साल के अंदर क्लियर हो जाएगी ये तो बेटा जब ये एक साल के अंदर क्लियर हो ही जाएगी और जब आप पे इसको कर ही दोगे तो फिर दिखा दो ना, फिर पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में दिखा दो ना। अरे कितना खींच दोगे आप, 2 महीने नहीं दोगे उसको, 3 महीने नहीं दोगे, वो कभी ना कभी बेटा गर्दन पकड़ के ले ही लेगा, ले ही लेगा आपसे ये कितने, 10,000 रुपए अपने फैक्ट्री के रेंट के। ठीक है, तो जब दे ही लेगा तो भैया खर्चा दिखाई दो। वो एक्रूअल, वो अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करता है, मतलब इसी अकाउंटिंग पीरियड खर्चे का ना, मतलब दिया नहीं दिया फर्क नहीं पड़ता, इसी अकाउंटिंग पीरियड का एक बार खर्चा ड्यू हो गया, खर्चा तो ड्यू हो गया ना, तो देना पड़ेगा भाई, खर्चा तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब फोर्थ है बेटा हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। बड़ा आसान है, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चार है बेटा, इसी में ही बच्चों को कंफ्यूजन आती थी बस।
बैलेंस शीट में देख लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट कैसी होती है बेटा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस का रेवेन्यू, एक्सपेंस का रिकॉग्निशन तो समझ गए ना आप। एक्सपेंस रिकॉग्निशन मतलब आपको कैश गया, अच्छा कैश बेसिस हम कैसे करते हैं, कैश बेचारा वो बंदा है वो तो फील लेता है, कैश गया तो ही माइनस करेगा, कैश आया तो ही करेगा। जैसे उसमें हम फैक्ट्री वाले रेंट की बात कर रहा हूं बेटा, वो कैश बेसिस अगर हम फॉलो करते सोचो तो क्या पीएनएल में इसको डेबिट करते, नहीं करते, क्योंकि आपने तो कभी आपकी जेब से तो कभी फैक्ट्री का रेंट का खर्चा गया ही नहीं, आपने दिया ही नहीं, तो आप डेबिट भी नहीं करते। लेकिन देखो एक्चुअल कंसेप्ट में वो डेबिट करता है, तो देख लो डिफरेंस देख लो। तो बेटा ऑब्वियसली डिफरेंस है तो प्रॉफिट में भी डिफरेंस आएगा दोनों में, इसलिए हम एक्चुअल कंसेप्ट फॉलो करते हैं। अभी आगे अभी आपको और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस पता चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि जहां पे आपको पता चलेगा अच्छा कैश बेसिस फेल हो गया, एक्चुअल कंसेप्ट ही ठीक है। अच्छा प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा, प्रीपेड मतलब नाम से ही समझो आपने प्री पेमेंट कर दी, पेड है मतलब प्री पेमेंट कर दी, प्री में पेड कर दिया, पहले ही आपने पे कर दिया उसको, ठीक है, एडवांस में पे कर दिया, ये होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्री पेमेंट मतलब एडवांस में खर्चा पे कर देना, ठीक है भैया। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, इसी की बात कर लेते हैं, अगर फैक्ट्री रेंट की बात करते हैं, सोचो आपका इस साल इस महीने आपका बहुत ज्यादा अच्छा रेवेन्यू वगैरह आ गया, आपने खूब मस्त अर्न कर लिया, आपके पास कुछ ज्यादा फुकट में पैसा आ गया, तो आपने कहा चल एक काम करते हैं यार, हो सकता है अगले महीने हम अर्न करें ना करें, एक काम करते हैं एडवांस में ही अगले महीने का रेंट भी दे देता हूं। आपने इस महीने का रेंट तो दिया, एग्जाम्पल है जनवरी का रेंट, जनवरी का रेंट तो आपने दे दिया, आपने कहा चल फरवरी का रेंट भी दे देते हैं, 10,000 रुपए। तो बेटा अगर सोचो कैश बेसिस अभी हम अगर फॉलो करते, अगर हम सोचो बेटा कैश बेसिस अगर हम फॉलो करते, तो कैश बेसिस में जो पीएनएल अकाउंट बनाते, उसमें बेटा आप डेबिट में ये 10,000 खर्चा जो आप जनवरी का दिया है वो तो करते ही, साथ में फरवरी का भी कर देते, क्योंकि कैश बेसिस देखता ही ना क्या जनवरी का फरवरी, उसके जेब से तो 20,000 चलेगा, वो तो कर देगा। लेकिन बेटा यही एज अ कॉन्ट्रास्ट अगर हम एक्रूअल फॉलो करें ना, यहीं आ जाते हैं, यही ट्रीटमेंट दिखाना है। अगर हम यहां पे देखें बेटा, एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है, साफ साफ बात का ये कर रहा है कि बेटा क्या ये उसी अकाउंटिंग पीरियड का या उसी पर्टिकुलर जब आपने एक्सपेंस आपने क्या सर्विसेज ले ली। देखो एक्सपेंस की बताऊं डेफिनेशन एक्चुअली अकाउंट्स में क्या होती है, मैं आपको बात बता दूं, एक्सपेंस की डेफिनेशन ये होती है, मैं अकाउंटिंग की बात बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं होता कि आपने खर्चा कर दिया वो एक्सपेंस हो गया, नहीं, अकाउंट की भाषा में एक्सपेंस की डेफिनेशन है, आपने खर्चा करा, ठीक है, लेकिन क्या आपने उस चीज को यूज कर लिया, आपने उस चीज का बेनिफिट ले लिया, अगर आपने उसका बेनिफिट ले लिया तो बेटा वो एक्सपेंस है। एग्जाम्पल में एक बात बताता हूं, अगर आप एक पेन लेके आते हैं 10 रुपए का, आप एक पेन लेके आते हैं 10 रुपए का, तो बेटा कैश बेसिस के हिसाब से एक हमारा खर्चा हो 10 रुपए का हम डेबिट कर देंगे। लेकिन सोचो आप पेन लेके आए और आपने उसको लेके रख लिया और यूज आपने उसको अगले साल करा, तो बेटा ये अकाउंट्स के हिसाब से ये खर्चा नहीं है और आप इसको डेबिट नहीं कर सकते, आप इसको डेबिट नहीं खर्च कर सकते, और एक्चुअली ये प्रीपेड एक्सपेंस है, आप इसको डेबिट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपने खर्चा कर दिया नो डाउट 10 रुपए का, लेकिन आपने उस खर्चा करके जो चीज लेके आया है उस चीज का बेनिफिट तो अभी तक लिया ही नहीं, वो तो आप अगले साल यूज करोगे, तो इस साल तो आपने इसका बेनिफिट नहीं लिया ना। तो यही है एक्सपेंस रिकग्निशन। एक्सपेंस रिकग्निशन ये कहता है भैया कैश जाए या ना जाए फर्क नहीं पड़ता, इस साल जो आप एक्सपेंस वो ही रिकॉर्ड करोगे जब आप जो चीज खरीद के लाए हो, जो चीज खर्चा करके लाए हो, जो चीज खरीद के लाए हो, उसका बेनिफिट भी उसी टाइम मिल जाना चाहिए, तब ही उस टाइम का रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे प्रीपेड का रेंट देख लो, आपने ये जो बेटा फरवरी का रेंट दिया है एडवांस में, नो डाउट आपने 10,000 रुपए का खर्चा करते तो ठीक है डेबिट कर सकते थे, लेकिन क्या आपने अगले महीने की रेंट की सर्विसेज भी यूज कर ली, उसका बेनिफिट ले लिया, नहीं, आप तो अभी जनवरी में बैठे हुए, जनवरी की यूज कर रहे हो, उसका बेनिफिट ले लो, फरवरी में तो अभी तक पहुंचे नहीं, उसका बेनिफिट क्या यूज कर लिया, आपने अभी तक उसका बेनिफिट यूज नहीं करा ना, लेकिन खर्चा हो गया, अरे फर्क नहीं पड़ता, मैं कह रहा हूं ना खर्चा हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्या उस खर्चा करके वो जो बेनिफिट है वो यूज हो गया, नहीं बेटा साफ साफ पता चल रहा है आप जनवरी में बैठे हो, फरवरी का तो अभी तक यूज ही नहीं हुआ, और जब यूज ही नहीं हुआ तो वो हमारा खर्चा नहीं है, मतलब इस महीने का हमारा खर्चा नहीं है, तो पीएनएल अकाउंट में अगर हम जनवरी वाला, अगर हम पीएनएल अकाउंट जनवरी वाला बना रहे हैं तो उसमें हम माइनस कर देंगे 20,000, अगर हम रिकॉर्ड अगर हमने कर दिया हो तो हम माइनस कर देंगे अपना ये 10,000, मतलब प्रीपेड का खर्चा फरवरी का, हमने 20,000 पे करे थे जनवरी और फरवरी दोनों के, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला आपने फरवरी का तो अभी रेंट की सर्विसेज यूज ही नहीं करी, उसका बेनिफिट यूज ही नहीं करा, तो यूज ही नहीं करा तो बेटा ये एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस नहीं है तो फिर इसको तो आपने मतलब 10,000 गलत डेबिट कर रखा है, तो गलत डेबिट कर रखा तो कैसे माइनस, कैसे ठीक करेंगे, 10,000 उसमें से डेबिट कर दो। अच्छा अब लेकिन हमने एडवांस में पे तो कर दिया, अब अगले महीने की सर्विस, लेकिन बेटा अब आपने जब उसको एडवांस में पे कर दिया तो बेटा आपका वो जो जो लैंडलॉर्ड है ना, वो अब आप आपके पास पूरा राइट है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा,
आपने उसको बेटा बाउंड कर दिया ना सर्विस लेने के लिए। आप ये बोलेगा देख भाई मैंने 10,000 रुपए तुझे पहले ही दे दिया एडवांस में, अब मैं आराम से अगले महीने तेरी सर्विस यूज करूंगा, तू मुकर नहीं सकता। तो बेटा उसको आपको एडवाइस, आपको उसको आपको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब आपके पास फ्यूचर में ये बेनिफिट आने वाला है। अरे आपने ये खर्चा दे दिया रेंट का, तो रेंट की सर्विसेज आप यूज करोगे ना, रेंट का बेनिफिट आप यूज करोगे ना फ्यूचर में। इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस करके दिखाते हैं, समझे? क्योंकि अगले महीने का जो एडवांस रेंट आपने दे दिया, आप नो डाउट आपने उसकी सर्विस यूज नहीं करी, लेकिन आगे करने वाले हो ना, तो मतलब एक सहूलियत है ना आपके पास, आप टेंशन फ्री हो ना, तो एक बेनिफिट है आपके पास। इसलिए फ्यूचर में एक बेनिफिट है, इसलिए इसको एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और यहां से हम इसको माइनस कर देते हैं। तो ये चार कुछ खर्चे थे जो मुझे आपको मैंने बताने थे बेटा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, ठीक है। ये बताने बहुत जरूरी थे। आज मेरा आपका ये जो कंसेप्ट था, ये एक्यूरल कंसेप्ट था, मैचिंग प्रिंसिपल था 606। मुझे आपको बताना था रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या होता है, एक्सपेंस रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या होता है, एक्सपेंस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि भाई आपको खर्चा आपने करा या ना करा हो, कैश से गया नहीं गया फर्क नहीं पड़ता, उसका बेनिफिट अगर आपको उसी टाइम खर्चा करके मिल जाता है, उसी टाइम खर्चा करके, जैसे बेटा आप गन्ने के जूस वाली दुकान में जाते हो, वहां पे पेमेंट करके आते हो, गन्ना का रस भी पी के आ जाते हो, जूस भी पी के आ जाते हो, तो बेटा वहां पे आपने खर्चा भी करा और उसका बेनिफिट ऑन स्पॉट ले लिया, तो उसको खर्चा हम डेबिट मानेंगे। वो है हमारा खर्चा एक्रूअल कंसेप्ट में, ठीक है। लेकिन खर्चा कर दिया लेकिन पिया नहीं, तो बेटा फिर उसका बेनिफिट तो हमने लिया नहीं, इसलिए वो खर्चा नहीं है, ठीक है। तो ये है एक्सपेंस की डेफिनेशन, ठीक है। तो ये मुझे आपको बतानी थी, ये बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि आगे जो मैं अब आपको कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं ना, उसमें ये बेस बहुत काम आएगा, है ना। कि आप सोचोगे सर ये एंट्री यहाँ पे क्यों कर दी, ये तो ऐसे होनी चाहिए थी। इसलिए ये बेस मुझे बताना बहुत जरूरी था, और ये हमारे सीएमए यूएसए के लिए जरूरी भी था। अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब एक बिजनेस और एक इंसान अलग अलग है। दूसरा परपेचुअल एंटिटी, जिसको हम गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, है ना, गोइंग कंसर्न अजम्पशन भी बोलते हैं, अजम्पशन है एक चीज अज्यूम ही करके चलते हैं कि बेटा बिजनेस ऑन द टाइम परपेचुटी तक, इन्फिनिटी तक चलता ही रहेगा। वो मैं आपको दोनों के ब्लेंड के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। उससे चीज आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो एक बार आप क्या करना, जो भी आपके पास स्टडी मैटर, आप एक बार यहां तक की उसकी रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।